नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब साहनी कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बताया कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बता दें कि बीजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं और बॉक्सर विजेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर सीएम ने कहा कि आगे विधानसभा का चुनाव है और चुनाव लड़ने का फैसला जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है वो निर्णय अंतिम होता है। और सीएम ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार की सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं और उन्होंने आगे कहा हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी और इसी के साथ इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नायब साहनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं। वो देश के पीछे देखिए स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी का नियत भी ठीक है, पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कांग्रेस की अगमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नियत भी ठीक नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी नीति वो देश के पीछे धकेलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की नीति देश को आगे बढ़ाने वाली है। देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं। वो देश को प्रथम मानते हैं। कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कुरुक्षेत्र में बीजेपी कोर कमेटी के और लोकसभा चुनाव समिति की बैठक ली, तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी के ऊपर की गई टिप्पणी पर सुरेंद्र नागर ने कहा कि ये उस नेता की पार्टी की मानसिकता प्रदर्शित करती है कि महिलाओं के प्रति उस दल के नेताओं की कितनी घटिया सोच है। जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है जिसके देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता है। तो आज की जो मीटिंग थी, संगठनात्मक मीटिंग थी। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी मेरे साथ राज्यसभा में सांसद सुरेंद्र नागर जी आए हैं। हमने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और उनको टिप्स दिए हैं। हमने 19 विभाग जो हमने आज इनको ड्यूटी बांटी गई है, जिसमें अलग अलग से कार्यालय प्रबंधन का काम है, सामग्री का काम है, प्रचार का काम है, मीडिया देखने का। तो अलग अलग सभी कार्यकर्ताओं ड्यूटी लगा करके उनसे फीडबैक लिया है। तो सभी कार्यकर्ता हमारे बहुत एक्टिव है। आज लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति जो है, आज उसकी बैठक थी। हमारा जो कोर ग्रुप है, आज उसकी बैठक हुई और जो संगठन को लेके, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के संगठन को लेके आज ये हम लोगों ने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ चुनाव जीते, विभिन्न विभाग हैं उनके कामों को लेकर समीक्षा मैंने यहाँ कर एक प्रभारी के नाते मैंने समीक्षा की। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार भी जो मुझे यहाँ रहने का मौका मिला है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा में जीतेगी। नूंह गुड़गांव लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह नूंह पहुंचे और जहां उन्होंने रतिया जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए उनसे चुनाव में जुटने की बात कही और साथ ही बैठक में कार्यकर्ताओं के जोश उत्साह और उमड़ी भीड़ को देखकर राव इंद्रजीत सिंह बेहद ही खुश नजर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत ने कहा कि मैंने तो कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी बैठक बुलाई थी, लेकिन मेरे सामने उमड़ी भीड़ ने इस कार्यकर्ता बैठक को एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में परिवर्तित कर दिया है। और साथ ही बता दें कि मैं मेवात की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मुझे नूंह जिले से काफी कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नूंह जिले के जनता पिछले कर्ज को उतारने के लिए इस बार मुझे भारी संख्या में वोट देने का कार्य करेगी। पार्टी के साथियों से, पुराने साथियों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही सुझाव दी कि फिलहाल आप मेवात के अंदर एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करिएगा
और ईद के बाद प्रचार के अंदर विवाद के अंदर निकल जाए। तो उनकी सलाह मानते हुए मैंने फिलहाल आज 4 तारीख को विवाद के अंदर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है और जो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए साथीगण हैं, बड़े बड़े अहमियत रखने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, वो सारे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की और कांग्रेस नेता एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गांव का काम सरपंच करे, हमारे से बात करके एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं, क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है, नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं, गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर, नहीं तो कोई नहीं जाएगा गांव में, शहर में, किसी के पास। अगली खबर अंबाला से है, जहां महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रणदीप सुरजेवाला की तरफ से अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुरजेवाला के इस बयान ने उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये बोलकर उन्होंने ये बता दिया कि उनकी मां ने उन्हें महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी और ऐसे में सुरजेवाला महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और उन्हें अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, सुरजेवाला जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने ये चीज बोलकर ऐसा अपने आप को बता दिया कि उनको उनकी मां ने महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे अफसोस है कि दिखने में अच्छे, मन के इतने काले हो सकते हैं। आज मुझे अच्छे दिखने वालों पर भी विश्वास उठ गया, क्योंकि एक बात सोचा करते थे कि एक सभ्य व्यक्ति है ये, पर आज उन्होंने असभ्यता की जो लिमिट है ना, वो। छात्रों के साथ संवाद में दीपेंद्र हुड्डा ने अपना भर्ती विधान जारी किया और साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर इस तरह की भर्तियां होंगे। पक्की योग्यता अनुसार पारदर्शी, समयबद्ध और व्यापक भर्तियां करना कांग्रेस का मकसद है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग विभागों में खाली पड़े सभी 2 लाख पदों को पक्की भर्ती के साथ भरा जाएगा। मेरा सवाल एमपी जी से है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली जाती है सी या डी ग्रुप की होती है, जो आजकल खाली पड़ी है। देखा गया है कि न्यूज में कई बार भर्ती निकाल दी जाती है, पर ये भर्तियां हमेशा लटकी रह जाती है, जिससे युवाओं की बेरोजगारी, जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा नंबर 1 है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार का इसके बारे में क्या विचार है कि सी और डी ग्रुप की जो भर्तियां सिर्फ एक, जैसे कहते हैं कि लॉलीपॉप के तरीके से दिखा दिया जाता है, युवा तैयारी करते हैं परंतु उनकी भर्ती पूरी नहीं हो पाती। तो इसके बारे में आपके क्या विचार? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि हम भर्तियों को लेकर क्या करेंगे हरियाणा में।
वैसे तो विधिवत तरीके से हम अपने घोषणा पत्र में, जो प्रदेश सरकार का घोषणा पत्र है, हम अपना भर्ती विधान, कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो उसका भर्ती विधान की हम विधिवत घोषणा करेंगे। लेकिन आज मैं पहली बार प्रेस के साथियों के लिए भी, जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में जब बनेगी तो हमारा भर्ती विधान की क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे, आपके सामने उनको रखना चाहता हूं। मुख्य हमारा उद्देश्य है कि पक्की भर्ती हो, पारदर्शी भर्ती हो, समयबद्ध भर्ती हो और व्यापक भर्ती हो, जिसमें पहला कि हरियाणा में जो पद समाप्त किए गए हैं, खाली पड़े हैं 2 से 2.5 लाख पद, तुरंत उनकी भर्ती, पक्की भर्ती निकाली जाएगी। दूसरा, टाइम बाउंड भर्तियों के लिए हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। तो ये हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता। अंबाला के रामबाग मैदान में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में पहुंचे सीएम नायब सैनी। इस मौके पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर रामबाग मैदान के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और इस मौके पर रामबाग मैदान में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और मंच पर सीएम नायब सैनी के साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। अंबाला शहर के रहने वाले व्यक्ति को पत्नी और बेटी की हत्या के करीब 20 साल बाद परिवहन समेत जान से मारने की धमकी मिली है और व्यक्ति के घर बता दें कि 2 बार पत्थर में लपेटकर धमकी भरे पत्र फेंके गए और इसमें उसके इतिहास के साथ साथ पूरे परिवार की डिटेल भी लिखी थी और साथ ही बता दें कि परिवार ने दूसरी बार पत्र फेंकने वाले की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। एफआईआर दर्ज होते ही आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर जाकर गाली गलौज करते हुए खूब हंगामा किया। जिसमें मेरी बेटी और मेरी बहन का कत्ल हो गया था और आज उसके बाद मतलब कि जो कत्ल करने वाला था उसके खिलाफ फौजदारी केस चला और वो उम्र कैद की सजा काट रहा है और अब कुछ दिनों से मेरे को फिर तंग किया जा रहा है। मेरे घर में धमकी भरे लेटर गिरे जा रहे हैं। ये विजय कुमार हैं, कंप्लेनेंट, जिनकी 67 ईयर्स के करीब उम्र है, आरती मार्केट जैन कॉलेज, और वहां पे उनके घर पे पहले 22/3 को और फिर 31/3 को पत्र फेंके गए हैं। उसमें धमकी वगैरह पत्र है, धमकी लिखी हुई है और इंग्लिश में वो टाइप किया हुआ है, पूरा टाइप शुदा है और पूरे बड़े अक्षरों में टाइप किया हुआ है और उनकी कुछ पुरानी बातें भी लिखी हुई हैं, पहले कोई मर्डर हुआ या कुछ हुआ, वो चीजें लिखी हुई हैं। उसके बारे में हमने केस रजिस्टर कर लिया और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उन्होंने बाई नेम दिया है तो उनके हम इन्वेस्टिगेशन करके आगे। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच, बॉर्डर, एनआईटी और 85 की टीम ने वाहन चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एसीपी अमन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी और इस मामले में उसके साथ 3 अन्य साथी भी शामिल हुए और साथ ही बता दें जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर आरोपी को चोरी के मोटरसाइकिल समेत सराय एरिया से काबू किया गया था। फरीदाबाद पुलिस के द्वारा वाहन चोरी के जो गिरोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 3 अलग अलग गिरोह के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की टीमों के द्वारा
क्राइम ब्रांच बड़खल की जो टीम है उसके द्वारा एक आरोपी, इसका नाम पप्पू है, जो राजस्थान भरतपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की गई है। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो थाना सूरजकुंड से चोरी थी और एक अपाचे मोटरसाइकिल जो सराय ख्वाजा से चोरी थी, उन्हें बरामद कर लिया गया है। दोनों मुकदमों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा अभी पुलिस रिमांड पे है। रिमांड के दौरान उसने बताया है कि फरीदाबाद क्षेत्र से ही पिछले लगभग 2-3 महीने के दौरान उसके द्वारा लगभग 25 मोटरसाइकिल की वारदात जो है चोरी की वो और की गई हैं, जिनका अभी रिकवरी की जो प्रोसेस है वो जारी है और माननीय न्यायालय में पेश करके उनका रिमांड हर मुकदमे में अलग अलग लेकर के उन्हें बरामद किया जाएगा। अब तक कितनी गाड़ियां बरामद हो चुकी है और कौन कौन से जो प्रदेश से जो है गाड़ियां चुराई गई हैं? जो मैंने आरोपी आपको बताया है, जो क्राइम ब्रांच बड़खल के द्वारा जिसे गिरफ्तार किया गया है, उससे 2 मोटरसाइकिलें जो है उस केस में बरामद कर ली गई हैं। अन्य केस में अलग अलग रिमांड लेकर के उसकी गिरफ्तारी जो है की जाएगी। इसी आरोपी के द्वारा फरीदाबाद से पिछले 2-3 महीने के अंदर 25 वारदात जो है वो और की गई हैं, जिनकी उसके द्वारा जो घटनास्थल है उसकी निशानदेही कर दी गई है। अगर छोटी बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, छोटी जो गाड़ी मोटरसाइकिल ज्यादा है या बड़ी गाड़ी? ये जो गिरोह जो मैंने बताया है, ये सिर्फ दुपहिया वाहन जो है उनको चुराता था। इसके अलावा क्राइम ब्रांच 85 की जो टीम है उसके द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका एक का नाम हनीफ है और दूसरे का नाम आरिफ है। ये दोनों कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनसे 2 अलग अलग मुकदमों के अंदर एक स्विफ्ट गाड़ी तथा एक ब्रीजा गाड़ी जो है वो बरामद की गई है और आरोपियों ने पुलिस रिमांड के दौरान बताया है कि उन्होंने फरीदाबाद से ही 6 और गाड़ियां हैं जो चुराई हुई हैं। अन्य मुकदमों के अंदर भी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रिमांड के दौरान जो व्हीकल है वो बरामद किए जाएंगे। जो इसका जो मास्टरमाइंड है और जो चोरी की वारदातों को अंजाम कर देता था और प्लान करता था वो गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अन्य प्लान करता था वो गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अन्य हैंडलर है जिसकी गिरफ्तारी अभी बकाया है। लिखे नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है। इन दोनों के खिलाफ पहले भी 8 मुकदमे जो है वाहन चोरी के ही दर्ज है, जिसमें से 6 मुकदमे दिल्ली के और 2 मुकदमे फरीदाबाद क्षेत्र के दर्ज। पीछे भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया था। जो क्राइम ब्रांच बड़खल की टीम है उसने एक गिरोह को जो है उसको बस्ट किया था, जिसके अंदर से वो वाहन फरीदाबाद के अंदर लगभग 35 मोटरसाइकिल्स हमने चोरी की थी। चोरी करने के तुरंत बाद ही उसकी जो नंबर प्लेट और जो हटा देते थे और जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता था उसे ग्राइंडर से मिटा देते थे ताकि व्हीकल की पहचान ना हो सके। उसके बाद उसी दिन उसको अलग अलग टुकड़ों में काट करके कबाड़ में बेच देते थे। उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 35 वारदातें जो है वो फरीदाबाद की उनसे जो है खुल रही हैं। अभी तक कितने आरोपी पकड़ चुके हैं और कितने बकाया रह चुके हैं? मैं एक बार बता देता हूं। इसके अलावा एक अन्य आरोपी है जिसका नाम मुश्ताक है, जो पुनहाना का रहने वाला है। उसे भी क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उससे एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का मुकदमा सारण पुलिस स्टेशन का जो है वो उसमें मोटरसाइकिल बरामद उससे की गई तथा कोतवाली पुलिस स्टेशन का एक मुकदमे के अंदर एक स्कूटी चोरी शुदा जो उससे बरामद की गई है। इसी आरोपी के द्वारा 2 वाहन, 2 दोपहिया वाहन और हैं जो चुराए गए हैं, जिनमें उन्होंने घटनास्थल की शिनाख्त की गई है। आरोपी पुलिस रिमांड पर है। रिमांड के दौरान अन्य वाहन भी उससे बरामद किए जाएंगे। तो अभी 3 गैंग हैं जिनके टोटल 4 सदस्य अलग अलग हमारी क्राइम ब्रांच के द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे टोटल 7 व्हीकल जो है वो बरामद कर लिए गए हैं अलग अलग केसेस के अंदर रिमांड लेकर के। और टोटल अभी इनसे लगभग 60 व्हीकल और हैं जो इन ड्यू कोर्स प्रोडक्शन वारंट लगा करके बार बार इनको रिमांड पर लिया जाएगा तथा उनमें जो है वो रिकवरी को की जाएगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में चल रही कथा के दौरान मक्खन मिश्री का प्रसाद खाने से 4 महिलाओं और 2 बच्चियों की हालत बिगड़ गई। मुंह में बता दें कि रखते ही जलन हुई और साथ ही उसके बाद उल्टियां शुरू हो गई और इसके बाद प्रसाद किसी को नहीं बांटा गया। आनन फानन में महिलाओं और दोनों बच्चियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका गला, जीभ बुरी तरह से झुलस गया है। आपको बता दें कि कथा के दौरान सभी को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटा गया था और ये प्रसाद थोड़ा थोड़ा सभी श्रद्धालु अपने घर ले आए थे और खीर से किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन मिश्री खाने से कुछ महिलाओं की हालत बिगड़ गई। फिलहाल महिलाओं का इलाज जारी है और साथ ही शिकायत मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। 2 पेशेंट जिन्होंने कोई माखन मिश्री के रूप में प्रसाद का सेवन किया था और जो कि ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल आईसीयू में एडमिट है और उसकी वजह से आई थिंक कोई सब्सटेंस ऐसा शरीर के अंदर प्रवेश किया है जिसकी वजह से जो टंग है, जीभ का हिस्से पे काफी अल्सरेशन, रेडनेस, इडीमा, इन्फ्लेमेशन है और ब्लैक स्पॉट्स हैं।
और अभी पेशेंट मुंह से कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं और वो ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है। बता दें कि प्रसाद खाने से 6 श्रद्धालु बीमार हो गए हैं। बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हैं। अगली खबर अंबाला से है, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला पहुंचे हैं और साथ ही अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वोट की अपील की। और इस दौरान नायब सैनी ने रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी पर भी विरोध किया और कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में महिलाएं इनका डटकर मुकाबला करेंगे और इन्हें सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों द्वारा अशोक तंवर और रणजीत चौटाला के विरोध पर भी सफाई दी और कहा कि हर समस्या का हल बातचीत से निकलता है और अगर आज हल नहीं निकला तो कल निकल जाएगा। से ही कोई समाधान निकलता है। देखिए, अंबाला तो अपना घर है। आज अंबाला के कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं। जो स्नेह, जो प्यार कार्यकर्ताओं का मिला है और जो जोश देखने को मिल रहा है, सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ के इस बात को सुनिश्चित किया है कि 25 मई को जब वोट होगा तो सबसे ज्यादा वोट वो कमल के फूल को डलेंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाई एक बात, लेकिन ये 6 महीने ना डट के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।